भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बन गया? आखिर भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 3 साल क्यों लग गए? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? आज़ादी से पहले भारत में संविधान बनाने का विचार कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ? इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ देने वाले महान हस्तियों की क्या भूमिका रही? उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आकार दिया? लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली लंबी डिबेट, डिस्कशन और अमेंडमेंट्स के बाद तैयार हुआ रहा हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शुरू नहीं होती है। इसकी शुरुआत तो आज़ादी से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देखने से पहले ये जान ले कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल जो कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, उस पूरी काम करने का एक छोटी सी एक प्रिंसिपल, एक आउटलाइन को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको डिस्क्राइब करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज also described as the fundamental law of the land, supreme law of the state, basic law of the country, instrument of the government या rule of the state, basic structure of the polity, ground norms of the country। ये जो है वो वन वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है। फीचर्स देखते हैं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1949 में, उस समय टोटल 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। अभी क्या है सिचुएशन? अभी टोटल जो है 25 पार्ट्स हैं और 470 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वास्टनेस है, कंट्री का साइज भी बहुत बड़ा है। अगर वर्ल्ड के दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो वर्ल्ड का सबसे जो छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोला जाता है मोनाको का। ठीक है, उसमें सिर्फ 3800 वर्ड्स ही इस्तेमाल है, लगभग 3800 वर्ड्स। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो 1,46,000 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। जबकि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो उसमें टोटल जो है 7 आर्टिकल्स हैं और लगभग 50 पेजों का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा छोटा दिखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड इसलिए क्योंकि बहुत सारे देशों से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है। जैसे देखें, अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 50 to 60% जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो वहीं से कॉपी है। तो देखते हैं क्या क्या कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहाँ से लिया गया है फेडरल स्कीम्स, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो है वो सारा कुछ जो हम कहाँ से लिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रिटिशर्स से अगर बातें करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस और बाइकैमरलिज्म एंड प्रोरोगेटिव रिट्स, ये सारे चीज़ ब्रिटिशर्स से लिए हैं। इसके पीछे कारण क्या था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था ब्रिटिशर्स का, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें एडजस्ट हो चुके थे। ठीक है, काफ़ी समय से ये चल रहा था तो हम लोग ये इस चीज़ों से कोरिलेट कर रहे थे, इसीलिए इस चीज़ को हम लोगों ने अपनाया। आगे आते हैं यूएसए से। यूएसए से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने यहीं से लिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का किस तरह से इम्पीचमेंट होता है वो वहीं से यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट की जज एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो किस तरह से रिमूव किया जाएगा, वो सारा कुछ यूएसए से लिया गया। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वो यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वहीं से हम लोग ये पोस्ट को उठाएं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं, डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा से हम लोगों ने फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, स्टेट थोड़ा कमज़ोर, ये कनाडा से ही लिए हैं हम लोगों ने। फिर वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द स्टेट एडवाइजरी जुडिशरी टू द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारे कुछ जो है कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो कंकरेंटली ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड वगैरह किस तरह से किया जाएगा वो सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, और इमरजेंसी के समय जो सस्पेंशन किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, कौन कौन से आर्टिकल जो है सस्पेंड हो जाएंगे, वो हमारा जो लिया गया है वो जर्मनी से। यूएसएसआर से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें से सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है सोशलिस्ट, वो यहीं से लिया गया। फ्रांस से अगर बात करें तो रिपब्लिक आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में ऐड है, और वो आइडिया ही पूरा तरह से फ्रेंच से उठाया गया। अफ्रीका से बात करें, साउथ अफ्रीका से, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से किया जाएगा एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा कैसे होगा, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। जापान से बात करें तो प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सारे कुछ जो है इतने सारे जो देशों से बोरोड किए गए हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे मतलब और सारे देशों से ही कॉपी करके लगा दिया है, एक कॉपीड डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 1,46,000 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ का इंडिया का जो है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा लंबा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय B.R. अम्बेडकर जो थे वो इन सारे चेयरमैन थे इनका, ठीक है, और उनके सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने लगभग 60 से प्लस देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करा पहले, उसके बाद फिर वहाँ से क्या चीज़ें इंडिया के लिए अच्छी हो सकती थी उसको उठाया और यहाँ पे लगाया, यहाँ इंडिया के अनुसार उसमें चेंजेस करने के बाद, ठीक है। और 50 to 60% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपीड है। ऐसा है कि बोरो ही क्यों कर लिया, बनाया अपना खुद का क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि ये टेस्टेड एंड मतलब पूरी तरह से टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स थे। अलग देशों में जो जिस देशों से जहाँ से जो भी चीज़ें उठाई गई वहाँ वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट में था, वो कानून वो रूल रेगुलेशन, तो वहाँ किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती थी वो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उसमें चेंजेस इंडियन पीपल्स के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करा गया। टू बैलेंस फेडरलिज्म विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये इंडिया की यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। टू इनकॉर्पोरेट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड राइट्स प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल स्ट्रक्चर विद द यूनिटरी सिस्टम बोला जाता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल चलता है, लेकिन जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल बताया जाता है। आर्टिकल 1 जो है जो फेडरेशन टर्म है वो यूज़ नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्वासी फेडरल भी बोला जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल फीचर्स, टू गवर्नमेंट जैसे कि एक सेंटर में एक स्टेट में होगी। यूनिटरी फीचर्स है जैसे
बहुत सारी चीज़ों में सेंटर के पास जो है अथॉरिटी डायरेक्ट है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन के समय पूरी तरह से सेंटर के पास पावर चली जाती है। और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक मिक्सचर ब्लेंड बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा रिजिड है, यहाँ पे चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी हर आर्टिकल को चेंज करने में लग जाता है, इसलिए अभी तक बहुत कम ही जो है वहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं। जबकि इंडिया में तो 100+ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। जबकि दूसरे साइड अगर कंपेयर करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये यूके का बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब सिंपल मेजोरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आया वो अपने अनुसार पूरी कानून ही बदल दिया, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों मामलों में बहुत सारी चीज़ों में जो है वो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, बहुत सारे में सिंपल मेजोरिटी लगती है। तो दोनों चीज़ों का ब्लेंड करके बनाया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को। वहीं अगर बात करें तो इंडिया जो है इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करती है। ये कहाँ से लिया गया है? द ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको बोला जाता है, ब्रिटिशर से ही उठाए हैं हम लोगों ने। एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स आर द अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, जो भी वहाँ बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट के लिए जो अकाउंटेबल है। सिंथेसाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियरी सुपरमेसी, मतलब चेक्स एंड बैलेंस चलते रहता है यहाँ पे, इसलिए बोला जाता है सिंथेसाइज है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी ऑफ एंड जुडिशरी सुपरमेसी का। मतलब कोई भी कानून अगर बनाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है, उसको चेक कर सकती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। आगे बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सारे जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क तो करते हैं, जैसे लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके ऊपर हाई कोर्ट और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड इस तरीके से कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको लगा कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस तरह से इंटीग्रेटेड है। वहीं अगर बात करें यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा नहीं है, सेंटर का अलग है और स्टेट का अलग है। जो स्टेट की प्रॉब्लम है, जो कानून से आता है स्टेट की लिस्ट में, वो स्टेट उस स्टेट का वहाँ जो हाई कोर्ट है वो उस पर कानून सुनाता है, और सेंटर वाले में सेंटर का। ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर बात करें, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो इसमें 6 मेन फंडामेंटल राइट्स आते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपके पास दोनों लिबर्टी दिया गया है कि आप चाहें तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है हमारे जो इंडियन पब्लिक है उसको, उन लोगों के लिए। फिर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिया गया। फिर आता है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ठीक है, इसको ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किसके कौन सी कमेटी को कहने रिकमेंड करने के बाद इसे ऐड किया गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। सेकुलर फॉर्म ऑफ द स्टेट है, ये तो हमें पता है। ये और भी बहुत ज़्यादा कुछ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे वोटिंग राइट्स में। जैसे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र से ऊपर हो चुका है वो अब एलिजिबल है वोट के लिए। वही आ गया, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया फॉलो करती है। ठीक है, जबकि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलता है, ये सेंटर का स्टेट, स्टेट का अलग। इंडिया में सेम ही है, दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडिया में
इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 में आता है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और 365 में आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर शिफ्ट टू द यूनिटी मॉडल, ये हम लोग देख चुके हैं। इंडिया 3 टियर गवर्नमेंट को फॉलो करती है, ये आर्टिकल 40 के तहत, ठीक है, जिसे विलेज पंचायत को प्रमोट करती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था पंचायती राज, और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी टाइम म्यूनसिपैलिटीज को भी ऐड कर दिया गया। तो इंडिया 3 टियर ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करती है। इसी में फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलग से 97 कॉन्स्टिट्यूशन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसे ऐड किया गया, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स बन गया, आर्टिकल 19 के अंदर ये आ जाता है। फिर उसी तरह से डीपीएसपी, जिसमें कि प्रमोट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, आर्टिकल 43B में, और पार्ट 9 भी जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग से जो ऐड किया गया है, उसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक आता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला जो होता है वो इसे बोला जाता है एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत बड़े दब्बे की तरह लगता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन कॉपी ऑफ आर्टिकल 1935 एक्ट, ये तो बताएं ही कि लगभग 50 to 60% जो है वो हमारे 1935 एक्ट से कॉपीड है। एलिफेंटाइज साइज, बहुत बड़ी साइज हो जाना, मतलब इतना ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पैराडाइज ऑफ द लॉयर भी बोला जाता है कि ये वकीलों का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेंबर्स थे वो मैक्सिमम लॉयर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर भी बोला जाता है। अब आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 22 पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 22 इनिशियली थे, बाद में ये 25 हो चुके हैं अब तक, ठीक है। आर्टिकल 470 तो हो ही चुके हैं, इनिशियल में कितना था 395, और पहले 8 शेड्यूल था, अभी टोटल 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, यह आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 3। पार्ट 4 में अगर आते हैं तो डीपीएसपी आता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। आर्टिकल 4A फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में। उसके बाद यूनियन 5, 6 में स्टेट, और 7 में कुछ और भी ABCD ग्रुप में जो है बांटा हुआ था स्टेट को, ये रिपील हो चुका था। और ये जो 7 पार्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खत्म हो चुका अभी तक। तो यूनियन की बात करें तो 52 से लेके 151 तक, और सेंटर 152 से 237 तक। उसके बाद पार्ट 8 में आते हैं, ये यूटी के बारे में है, सेंटर स्टेट यूटी, ठीक है। तो याद करने का क्रम कुछ इस तरह से है। पहले तो भारत को डिफाइन किया जाएगा कि यहाँ का यूनियन और इसका टेरिटरी पार्ट 1 में आएगा। उसके बाद यहाँ अगर कोई अगर टेरिटरी है तो उसके अंदर पीपल रहेंगे, तो यहाँ का सिटीजनशिप, उसको कुछ राइट्स मिलेगा, ये पार्ट 3 में आ गया। उसके बाद सेंटर कुछ अगर इसका प्रोविजंस अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है तो सेंटर कुछ अलग अलग इन लोगों को बताएगा कि हाँ ये क्या करना है। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ एक नियम कानून के अंदर कुछ काम करना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होगा। उसके बाद फिर सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सारे लगातार एक एक करके आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 10 में, 11 में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ये दिया गया है। उसके बाद पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कुछ पार्ट 12 में दिए गए हैं। पार्ट 13 की अगर बात करें तो पार्ट 13 में हमारा जो है वो क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स,
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किस तरह से क्या नियम कानून होगा, वो आर्टिकल 301 से 307 तक है। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट। 14A ये ट्रिब्यूनल्स। 15 में ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि इसमें इलेक्शन प्रोविज़न कौन से पार्ट में आता है, तो जो पार्ट है पार्ट 15। आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेके 329 तक। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जो ST SC कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उन लोगों को मतलब क्या क्या अलग से प्रोविज़न मिला हुआ है, ये आर्टिकल 330 से 342 तक। जो पार्ट 16 है ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। लैंग्वेज की बातें कहाँ करता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 17 में। ठीक है, याद रहे हिंदी हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये मतलब कि ये कोई भी लैंग्वेज हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल है, सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लैंग्वेज हिंदी को इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न ये कहाँ पे दिया गया है, तो 18 में, 352 से लेके 360 में। 19 में अगर बात करें मिसलेनियस है। उसके बाद 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो 368 के अंदर किस तरह से अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा कुछ है। और फिर पार्ट 21 में जो है टेम्पररी, ट्रेडिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजंस, ये सारा कुछ। उसके बाद पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स, कमिटमेंट्स, ऑथोरिटीज, ये बाकी सब चीज़ जो है दिया गया है। आगे आते हैं इस, अब शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल 1 2 3 4 5 ये मतलब क्या दे रखा है। टोटल 12 शेड्यूल हैं। याद करने का सिंपल ट्रिक ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, ये शेड्यूल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 शेड्यूल हो गया। इसको अगर ओवरव्यू देख लें, इसमें आता है टेरिटरी के बारे में, ठीक है, इमॉल्वमेंट है ना, ये आ जाएगा शेड्यूल 2 में। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, 3rd शेड्यूल में हमारा क्या आ जाएगा, ओथ एंड अफर्मेशन। यहाँ क्या आता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो ए फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, A3 हो गया। आर में आ गया राज्यसभा में सीटें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो किस तरह से सीट एलोकेट होता है, वो सारा कुछ। 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरियाज, जो स्पेशल स्टेट्स दिए गए हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर ओ से हो गया अदर स्टेट। अदर स्टेट में कौन, अदर शेड्यूल एरियाज में अगर बात करें, जैसे कि 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन लोग, ये जो 4 स्टेट है इनमें अलग प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये आ जाता है शेड्यूल 6 में। फिर 7 में अगर बातें करें, सेवेंथ में क्या हो गया, 6 तक देख लिया। 7 में फेडरल सिस्टम। 8 से हो गया तुम्हारा लैंग्वेज, है ना, 8 में लैंग्वेज। उसके बाद आगे आते हैं 9th में रूल एंड रेगुलेशन, आर्टिकल लैंड रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड है ना। 10th में तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द जो है एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लगेगा, डिस्क्वालिफिकेशन लॉ यहाँ पे 10th शेड्यूल में आता है। 11th शेड्यूल में तुम्हारा जो है वो पंचायती रिलेटेड जो पावर है पंचायत, और 12th में जो है म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाता है। तो ये सारा कुछ था, यही तक है आज। बाकी बाद में फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं चैनल को, तो थैंक यू।